लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिया था, जिसमें कि हम लोगों ने कहा था कि अगर किसी भी बॉल को h हाइट से ड्रॉप करेंगे तो वो नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम से ये टक्कर खाएगा। और ये निकालना था कि कितना टाइम लगेगा इसको पूरा का पूरा स्टॉप होने में। तो फिर हम लोगों ने इसमें टाइम निकाला था और इनफाइनाइट सीरीज़ बन गया था, और फिर इनफाइनाइट सीरीज़ से हम लोगों ने समेशन करके आंसर निकाला था। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया था। अब इस तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि एक बास्केट है, ये ऐसा, और ये डिस्टेंस दिया गया 10 मीटर। बोला गया कि बॉल को कितने हाइट से ड्रॉप किया जाए ताकि ये जस्ट बास्केट हो जाए। ठीक है, ये हाइट निकालना है, और बॉल का कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन दे रखा है, डेट इज़ 1/2। सॉल्व करो इसको, बेसिक क्वेश्चन है। तो देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर एच से ड्रॉप करना है तो ये इतने हाइट पे पहुंचना चाहिए। तो हाइट जो होता है, अगर मैं इसको एच डैश मान लूँ, तो एच डैश कितना होता है, ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच नोड होता है। तो दिस विल बी 10 विल बी इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर इंटू एच नॉट। सो एच नॉट अगर मैं इसको बोलाऊँ तो एच नॉट कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10, डेट इज़ 40 मीटर। काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाता है फिर, अगर हमें शॉर्ट ट्रिक पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक बॉल को फेंका गया इस जगह से यू नॉट से एट एन एंगल थीटा। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया गया है, डेट इज़ हाफ। तो पूछा गया फाइंड इट्स रेंज ऑन इट्स फिफ्थ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सॉल्व करो इसको। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लूड हो गया है। अभी तक जो हम लोग जनरल नॉर्मल क्वेश्चन देखते थे वो ऊपर वाला देखते थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। तो देखो मैं एक जनरल तरीका बता रहा हूँ करने का। हमें पता है कि अगर किसी भी बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन कराते हैं तो उसको यू नॉट स्पीड से फेंका एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो ये इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड हो जाएगी, यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा। बहुत सही। और फिर ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यहाँ पे जाएगा, और जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए इस जगह पे पहुँचता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाता है, बस साइन वैसा ही रहता है। और एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा, और ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, कोलिजन के बाद की मुझे बात करनी है। तो कोलिजन के बाद ये वाला डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो अनअफेक्टेड रहेगा। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो इतना ही रहेगा, बस इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है वो ई टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई टाइम्स ऑफ यू कॉस थीटा, और फिर ये इस पर्टिकुलर एंगल पे रिजल्टेंट जो भी होगा इस पर्टिकुलर एंगल पे, cos थीटा जैसे यू साइन थीटा है ना। सॉरी हाँ मतलब साइन थीटा हो जाएगा, ये यू साइन थीटा। और फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आगे जाएगा, और ये होगा इसका नया रेंज। तो इसको मैं R1 बोल लेता हूँ, अगर ये हमारा R0 था तो R1 इस बार कितना हो जाएगा, R1 विल बी इक्वल्स टू, जनरली जो फार्मूला हम लोग लगाते हैं
वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी ये लगाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं लगाऊंगा, 2ux इंटू यू वाई बाई जी लगाऊंगा। काफ़ी अच्छा फार्मूला होता है। यू एक्स कितना, यू कॉस थीटा, एंड यू वाई कितना, विच इज़ ई यू वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर तुम इसको अच्छे तरीके से देखो तो ये R1 जो है वो ई टाइम्स ऑफ R नॉट है, हाँ या ना? दिख रहा है क्या? हाँ। यस सर। हाँ है ना? तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ सर। पहले कोलिजन में R1 जो है ई टाइम्स हो गया, तो दूसरे कोलिजन में ई स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, तीसरे कोलिजन में। तो इस तरीके से मेरे पास एक पैटर्न बन करके निकल गया। और R1 इतना हुआ तो R2 कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर आर नॉट, और R3 कितना हो जाएगा, ई क्यूब आर नॉट, और R4 कितना हो जाएगा, ई की पावर 4 आर नॉट, एंड मुझे फिफ्थ वाला चाहिए था तो ई रेस्ट पावर 5 इंटू आर नॉट। तो इस तरीके से अगर मुझे nth भी मांगेगा तो मैं nth आराम से दे सकता हूँ। सो दिस विल बी द आंसर। इसी क्वेश्चन में तुमसे एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ सर वो फ्लाइट ऑफ nth प्रोजेक्टाइल मोशन। बताओ। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो। हाँ सर, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें फिफ्थ प्रोजेक्टाइल मोशन बोला था ना। तो क्वेश्चन में जो पहला आपने जो आर नॉट लिया वो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन था ना, तो हाँ, उसके ये हिसाब से आर फोर। तो आर नॉट कितना हो जाएगा, आर नॉट विल बी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, यू स्क्वायर होगा, सॉरी। हाँ या ना? हाँ तो सर फिफ्थ प्रोजेक्टाइल मोशन तो आर फोर वाला होना चाहिए ना उसके हिसाब से। R1 मैंने ये वाला लिया ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है, समझ गया, मैं तुम्हारी बात समझ गया। मैंने वन वन यहाँ से लिया है, ये ज़ीरो ले लिया मैंने, ठीक है। वैसे फिफ्थ बोला गया है तो तुम्हारी बात सही है। इसको वन बोला जाएगा, इसको वन बोला जाएगा, इसको टू बोला जाएगा, उसको थ्री बोला जाएगा। तो फिफ्थ वाले के लिए सही बात है, फिफ्थ वाले के लिए क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। मैंने इसको ज़ीरो ले लिया, उसको वन ले लिया। तो बात कुल मिला के समझ में आ गई ना, प्रोसेस देखना है और कुछ नहीं। तो ये यस सर। R1 है, R2 है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो फॉर फिफ्थ प्रोजेक्टाइल मोशन R विल बी इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 4 आर नॉट। ये होगा आंसर। ये मेरा R5 है जो कि सिक्स्थ प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ये सिक्स्थ प्रोजेक्टाइल मोशन है, R5 लिखा है मैंने। तो ये टाइम वाला बताओ जल्दी से। nth के लिए पूछा है, nth प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका मतलब स्टार्टिंग जो है उसी को वन मानना है, और वही चीज़ दिया है इस बार, ई दिया हुआ है, और तो कुछ देने सर की ई भी रेज टू एन माइनस वन ज़रा। हाँ, टाइम्स तो टी देखो नॉट। मैं फर्स्ट और सेकंड में टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन निकाल लेता हूँ। अगर इसको टी नॉट बोल रहा हूँ और इसको अगर मैं टी वन बोल रहा हूँ, तो टी नॉट कितना होता है, 2u/g। तो यू वाई कितना है, यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। और टी वन कितना हो जाएगा, इस जगह पे यू साइन थीटा, और इस जगह पे ई टाइम्स यू साइन थीटा। तो ये ई टाइम्स हो जाएगा। समझ में आया क्या? अब nth यस पूछा सर। है, तो nth के यस लिए सर। क्या होगा, nth के लिए ई रेज टू पावर n-1 टी नॉट। सही है क्या? और मैक्सिमम हाँ हाइट अगर पूछे तो जल्दी से बता दो, मैक्सिमम हाइट ऑफ nth प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो देखो, तो nth के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हाइट में रिलेशन देख लेते हैं। पहला वाला जो था वो एच नॉट है, और दूसरा वाला जो होने वाला है वो मैं एच वन बोल रहा हूँ। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, क्योंकि एच होता है यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, और वाई डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, यहाँ पे तो देखो यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। और ये एच नॉट और ये एच वन कितना, ई यू
साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। दैट मीन्स ई स्क्वायर टाइम्स होने वाला है ऑलवेज, है ना, h0 का ई स्क्वायर टाइम्स होने वाला है। तो सेकेंड वाले में कितना हो जाएगा, सेकेंड वाला मतलब कि थर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये थर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन है, h2a कितना हो जाएगा, e⁴ h0 बराबर है क्या। तो इस तरीके से nth वाले में क्या होना है, nth प्रोजेक्टाइल मोशन को बोला जाएगा n-1। थर्ड होता तो क्या बोलता, थर्ड होता तो e⁻² × 3। बोलो, ये इसी तरीके से लिखते हैं हम लोग, हाँ या ना, गलत है तो बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। तो e⁻² हाँ सर। 2 × n-1 h0, ये हो जाएगा आंसर, बराबर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक वेज है और ये थीटा एंगल है, एक बॉल को ड्रॉप किया गया इस जगह पे से, ठीक है, u = 0 से, और जब ये ड्रॉप हुआ तो देखा गया कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव किया, बाकी फिर कैसे भी मूव किया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ कोर्स, लेकिन इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वाज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द e coefficient of restitution if velocity of fall initial and final after collision is perpendicular to each other। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में पहले ही तुम्हें क्या बोल रखा है कि ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो इसको निकालते हैं अपन, कि इनिशियल वेलोसिटी जो था वो नीचे की डायरेक्शन में था, और इसको मैं v एज्यूम कर लेता हूँ, और अगर ये v है तो इम्पैक्ट इस तरीके से हो रहा है, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट दो होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने, ये एंगल थीटा, तो ये 90 डिग्री है, बराबर। ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, और ये थीटा है तो इसको इधर लिख देता हूँ, ये थीटा, इसका कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा, और इधर आ जाएगा v sin थीटा। क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है e एज्यूम कर रहा हूँ, तो कोलिजन के बाद सिर्फ इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, विच विल बी ई वी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो रहेगी, सेम, विच इज़ v sin थीटा, वो तो चेंज नहीं होना चाहिए। अब बोला गया है कि इसका जो रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है, अगर रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है तो एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, सो दिस एंगल मस्ट बी थीटा। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा शुड बी इक्वल्स टू e इंटू वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय v sin थीटा, और v इस जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग इसको, tan थीटा इज इक्वल्स टू e डिवाइडेड बाय tan थीटा, सो e इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, ये आएगा आंसर, ठीक है। तो ये जो हम लोग का पार्ट चल रहा है, ये हम लोग का ऑब्लिक कोलिजन चल रहा है, अभी जो हम लोगों ने इस जगह से प्रोजेक्टाइल मोशन से जो स्टार्ट किया, ये हमारा ऑब्लिक कोलिजन है, यहाँ से ये हमारा ऑब्लिक कोलिजन चल रहा था। तो ऑब्लिक कोलिजन के एक बॉल वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, आई थिंक एक का आंसर आया था ये। तो अब कुछ इस तरीके से ऑब्लिक कोलिजन दिया गया कि ये एक बॉल है
और ये आगे की डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा था, और ये भी एक बॉल है जो इस डायरेक्शन में टू वी वेलोसिटी से जा रहा था। ठीक है, और दोनों का रेडियस दे रखा है आर है, ये आर है और ये भी आर है, इसका मास m और इसका मास m। अगर e का वैल्यू दे रखा है 1/2, तो पूछा गया बॉल ए का फाइनल स्पीड कितना होगा। फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ ए। सॉल्व करो इसको। ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, अगर मैं इसको डैश डैश लाइन ड्रॉ करूँ तो ये बिल्कुल यहाँ से करो सर। देखो क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सिंपल सा है। इसमें तुम्हें सबसे पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाना है और लाइन ऑफ मोशन बनाना है। एंगल देख लो कितना आ जाएगा, लास्ट टाइम आई थिंक हम लोगों ने निकाला था। ये r, ये 2r और ये एंगल थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, r डिवाइड बाय 2r, ये कैंसिल आउट 1/2। सो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एंगल आ चुका है। और फिर इसको करने के लिए क्या करा था हम लोगों ने, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, और एक था हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट और एक लाइन ऑफ मोशन। तो ये दोनों क्या है, लाइन ऑफ मोशन, और ये हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, कितनी है, v है। कंपोनेंट ले लेता हूँ, v cos थीटा, और इधर बनेगा v sin थीटा, और इसकी कितनी वेलोसिटी है 2v। तो इसका भी दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में 2v cos थीटा और इस डायरेक्शन में 2v sin थीटा। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन इस डायरेक्शन में इसकी मैं वेलोसिटी v1 मान लेता हूँ, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी v2 मान लेता हूँ, और इस वाले डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है। दोनों का मास m दे रखा है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में, विच वाज mv माइनस ऑफ 2mv। ओके, ये थीटा है, ये थीटा है। तो ये हो जाएगा mv cos थीटा माइनस ऑफ 2mv cos थीटा इज इक्वल्स टू mv1 प्लस mv2। मास कैंसिल आउट कर लो, तो ये माइनस ऑफ v cos थीटा इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 बचेगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन किससे आएगा, e से। e इज इक्वल्स टू 1/2 दिया है, और e क्या होता है हमारा, सेपरेशन अपॉन अप्रोच। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में रिलेटिव सेपरेशन देखते हैं और रिलेटिव अप्रोच देखते हैं। अप्रोच कितने से हो रहा था, 3v cos थीटा। तो इधर से इक्वेशन आया v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 3/2v इंटू cos थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लें हम लोग, ऐड, और अगर ऐड करेंगे तो v2 कैंसिल आउट हो जाएगा, v1 कैंसिल आउट होगा, 2v2 विल बी इक्वल्स टू 3/2 में से जाएगा 1/2v cos थीटा। सो v2 इज इक्वल्स टू 1/4v cos थीटा। अब अगर ये v2 आ गया तो मैं इधर से v1 बता सकता हूँ। सो v1 कितना आ जाएगा, v1 विल बी इक्वल्स टू, ये वाला देख लो, v2 माइनस ऑफ 3/2। तो 3/2 माइनस 1/4
कितना आ जाएगा ये 6 - 1 5/4 माइनस ऑफ 5/4 v cos थीटा। सही है क्या? देख लो एक बार फिर से। बोलो सही है क्या? है ना? हाँ हाँ। हाँ सर। तो ये हमारा वेलोसिटी आ गया v1, और एक तो पहले से स्पीड गिवन ही था हमारे पास। हमसे क्या मांगा है? स्पीड मांगा है। तो इस डायरेक्शन में पहले से कितना v sin थीटा होगा ही होगा, और इस डायरेक्शन में v1 नेगेटिव आया, डेट मीन्स वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो इधर और इधर वेलोसिटी आया। एक तो है 5/4 v cos थीटा, और ये v sin थीटा। अब रिजल्टेंट निकाल लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा। ठीक है क्या? हाँ सर। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें कि पहले इस क्वेश्चन को करो। ये कुछ इस तरीके से टिल्टेड है, परपेंडिकुलर प्लेन्स विच इज़ एट एन एंगल ऑफ अल्फा, और एक बॉल आ रहा है u स्पीड से। इससे टक्कर खाने पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e दिया गया, और इससे भी टक्कर खाने पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e दिया गया। और ये जब इससे जाकर के टक्कर खाया तो वो थीटा एंगल पे था। तो पूछा गया जब फाइनली ये टक्कर खा लेगा और फाइनली इस डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, तो इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी। फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉल। ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है, ग्रेविटी वगैरह नहीं है। एज्यूम कर लो कि यू कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, और ये रिजिड वॉल है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये भी एज्यूम करना है। सॉल्व करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि इसको टिल्ट करके दिया हुआ है, और साथ ही साथ क्या बोला है कि ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी नहीं है तो इसको टिल्ट करके रखने का कोई मतलब नज़र नहीं आता है। मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, और बॉल अब इस तरीके से आ रहा है विद द स्पीड u, और थीटा एंगल पे जाकर के टक्कर खाया। तो जिस समय टक्कर खाएगा उससे पहले इसकी स्पीड जो होगी दो डायरेक्शन में होगी, एक इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में कितनी एंगल, ये थीटा है, तो u साइन थीटा, और ये बनेगा u कॉस थीटा। और हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में इम्पैक्ट होता है, ये कैसा कोलिजन है? ऑब्लिक कोलिजन है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन के बीच में कुछ एंगल है। तो जिस डायरेक्शन में इम्पैक्ट होता है उस डायरेक्शन की वेलोसिटी ई टाइम्स हो जाती है, और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब इसकी जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, वो हो जाएगा ई टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा, और ये वाला जो वेलोसिटी है वो अनअफेक्टेड रहेगा। वो कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा। अब ये जाकर के टक्कर खाएगा यहाँ पे, और टक्कर खाने के बाद फिर इस डायरेक्शन में आएगा। तो जिस डायरेक्शन में इम्पैक्ट हो रहा है उस डायरेक्शन की वेलोसिटी बस चेंज होगी, तो जो कि ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये पहुँचेगा तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी अनअफेक्टेड रहेगा, विच विल बी ई यू साइन थीटा, और ये जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में ई टाइम्स हो जाएगा, विच विल बी ई इंटू कॉस थीटा, ई यू कॉस थीटा। अब मुझे क्या निकालना है? इसका रिजल्टेंट निकालना है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका रिजल्टेंट कितना है? ई टाइम्स ऑफ यू, या फिर ई स्क्वायर टाइम्स यू। क्या करेंगे? रूट अंडर ऑफ ई यू, ई टाइम है ना, प्लस ई यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना निकल जाएगा? ई टाइम्स ऑफ यू। तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी बच जाएगा, स्पीड स्पीड हमसे मांगा था, तो स्पीड आ जाएगा ई टाइम्स ऑफ यू। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सर आपने क्या रीज़न बताया था, मतलब सरफेस को फिर से बनाने का?
क्योंकि ग्रेविटी नहीं है ना, ग्रेविटी अगर इस डायरेक्शन में अलाइन रहता तो मैं इसको टिल्ट नहीं करता, क्योंकि फिर इस डायरेक्शन में ग्रेविटी लगता है तो बॉल को फिर एक्सलेट कराता। लेकिन ग्रेविटी नहीं है तो मैं पूरे सिस्टम को रोटेट कर दिया, है ना, अच्छा। कैरम बोर्ड हाँ की हाँ तरह सर। एज्यूम कर लो। यस सर। ये हो गया। और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। क्वेश्चन ऐसा है, चलो नहीं तो पहले ख़त्म करने के बाद क्वेश्चन करेंगे। एक और भी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी कर लेंगे हम लोग बाद में। तो एक थ्योरी इसमें और है, डेट इज़ वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम एक पार्ट और बचा हुआ है। तो वेरिएबल मास सिस्टम में क्या होता है, हम लोग को पता है कि मासेस जो हैं वो वेरी करने लग जाते हैं। तो इसमें हम लोग मास को कांस्टेंट नहीं बोल सकते, और मास अगर हमारा कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग F इज़ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं लगा सकते हैं। ये तभी लगा सकते हैं जिस इंस्टेंट पे मास हमारा कांस्टेंट। लेकिन मास कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे दैट F इज़ इक्वल्स टू dp/dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो कोई भी हमारे पास मास था जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था, किस रेट से, म्यू रेट से जनरली बोलते हैं या फिर लैम्डा रेट से बोलते हैं। तो जिस रेट से चेंज हो रहा है, छोटा सा मास ये बाहर निकलते जा रहा है और फिर यहाँ पे मास m माइनस ऑफ dm बच जाएगा, बराबर। तो ये जो मास निकल रहा है ये इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। बेसिकली ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है, वो चेंज इन मोमेंटम के कारण से आता है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है इसको हम लोग थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, एंड दिस थ्रस्ट फोर्स इज m dv/dt, ठीक है। और इसको v रिलेटिव dm/dt लिखते हैं हम लोग, जैसे v रिलेटिव dm/dt। तो m dv/dt क्या है, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स। तो दिस थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू जनरली हम लोग v रिलेटिव dm/dt लिखेंगे, और dm/dt को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू। इसको हम लोग म्यू बोलते हैं, dm/dt। जिस रेट से मास हमारा चेंज हो रहा है उसे हम लोग म्यू से डिफाइन करते हैं। तो ये हो जाएगा v रिलेटिव इंटू म्यू। अब देखो यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे कहीं कहीं पे प्लस माइनस लिख दिया जाता है। तो मैं इस जगह पे प्लस माइनस नहीं लिखूंगा, क्योंकि डायरेक्शन हम लोग खुद डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो कैसे डिसाइड करना है, मास घट रहा है या बढ़ रहा है इसको चेक करना है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे रॉकेट का। तो अगर रॉकेट का मैं एग्जांपल लूँगा तो रॉकेट में क्या होता है, इस तरीके से अंदर जो भी फ्यूल होता है वो कंबशन के बाद बाहर निकलता है, और ये जो फ्यूल है बाहर निकलेगा तो मैं इसके ऊपर बैठ गया जा कर के और इस फ्यूल को देख रहा हूँ। सबसे पहला चीज़, मास सिस्टम का घट रहा है और फ्यूल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो v रिलेटिव किस डायरेक्शन में होगा, अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो v रिलेटिव इज इन दिस डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में v रिलेटिव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो F थ्रस्ट विल बी इन नेगेटिव, इन अपोजिट, नॉट नेगेटिव, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ v रिलेटिव। और इसका जस्ट उल्टा केस, अगर हमारा m इंक्रीज हो रहा होगा तो थ्रस्ट फोर्स इन सेम डायरेक्शन ऑफ v रिलेटिव, बराबर। ये चीज़ सर होगा। हाँ बोलो। सर स्टार्टिंग का बता दीजिए ना फिर से। स्टार्टिंग में कौन सा, जब जब सर फोर्स नहीं। तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है।
निकाल रहे थे आप तब? तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो तुम? जब फोर्स निकाल रहे थे तब? कौन सा, ये ऊपर वाला या रॉकेट वाला? कौन सा सर पार्ट? ऊपर वाला। ऊपर वाला। ये तो डेफिनेशन से मैंने बताया है कि एफ थ्रस्ट फोर्स क्या होता है। एफ थ्रस्ट फोर्स क्या बोलते हैं हम लोग, जो फोर्स उस मास पे लग रहा है जिसका मास कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है। तो इस पे जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो या तो आगे की डायरेक्शन में लगेगा तो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे, नीचे। और ये थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, m इंटू डी वी बाई डी टी, और ये मास इंटू एक्सलरेशन है बेसिकली। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये चीज़ हम लोग लगाएंगे, ठीक है। ये हर एक टाइम वैलिड नहीं है। इज इक्वल्स टू v रिलेटिव डी एम बाई डी टी, दिस इज बेसिकली द थ्रस्ट फोर्स। एंड ये क्या होता है हमारा नेट फोर्स, नेट फोर्स एट डेट इंस्टेंट। अभी क्वेश्चन जब करेंगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा थ्रस्ट फोर्स दैट इज़ v रिलेटिव डी एम बाई डी टी। इसको प्लस माइनस लेकर के चलते हैं, प्लस कब होगा माइनस कब होगा वो इस जगह से हम लोग देखेंगे। और डी एम बाई डी टी को हम लोग म्यू लिखते हैं, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, किस रेट से मास हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है क्या। जैसे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि, बोलो समझ में आया सबको या प्रॉब्लम है अभी भी? यस सर। क्वेश्चन ऐसा है कि एक ट्रक है और ये जो ट्रक है वो आगे की डायरेक्शन में v से जा रहा है और इसके ऊपर कंटिन्यूसली सैंड गिरते जा रहा है, ठीक है। ये आगे मूव करते जा रहा है और सैंड आगे गिरते जा रहा है। किस रेट से गिर रहा है, म्यू रेट से गिर रहा है। तो पूछा गया इस बस पे कितना एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए ताकि इसकी स्पीड कांस्टेंट रहे। फाइंड द एफ एक्सटर्नल ऑन bus that should be applied to keep it moving with constant speed। ठीक है, सॉल्व करो। देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना चाहिए ताकि ये कांस्टेंट स्पीड से आगे मूव करते रहे। तो सबसे पहले ये देखो कि इस पे फोर्स लग क्यों रहा है और कौन लगा रहा है और कि ये क्यों रुकना चाह रहा है। तो पहले थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। इसका मास बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ ये रहा है। आगे की डायरेक्शन में बढ़ जा रहा रहा है है। और मास इसका बढ़ रहा है। मैं इसके ऊपर जा कर के बैठ गया और ये जो भी पार्टिकल है, जो सैंड पार्टिकल है, वो जो ऐड होना चाह रहा है, मेरे रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड किधर होगी, पीछे। पीछे की डायरेक्शन में। सो दिस इज़ v रिलेटिव, और v रिलेटिव होगा कितना, v के बराबर होगा, क्योंकि मैं v से जा रहा हूँ आगे की डायरेक्शन में और सैंड वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी कोई स्पीड नहीं है। और मैंने बताया था अगर मास बढ़ रहा है तो थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, जिस डायरेक्शन में v रिलेटिव है। दैट मीन्स इस पे थ्रस्ट फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल एफ थ्रस्ट। तभी तो ये आराम से आगे की डायरेक्शन में जा सकता है कांस्टेंट स्पीड से। तो एफ थ्रस्ट का वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू वी रिलेटिव। सो दिस इज एफ एक्सटर्नल म्यू इंटू वी। ये एक सिंपल सा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं, समझ में हाँ आया? सर समझा। हाँ, नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर। करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। इस बार क्या सर किया, फोर्स और वी रिलेटिव का डायरेक्शन। क्या बोल रहे हो? सर आपने कब बता, स्टार्टिंग में जब बताया था तभी वो वाला पार्ट। तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आ रही है।
हेलो, पता नहीं चला गया वो। चलो इधर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में फिर से एक बार कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि ये ट्रक है और ये ट्रक एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है आगे की डायरेक्शन में, ठीक है। आगे की डायरेक्शन में एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और इस जगह से कंटिन्यूसली सैंड गिरते जा रहा है, कंटिन्यूसली सैंड पार्टिकल गिरते जा रहा है और कितने रेट से गिर रहा है, म्यू रेट से गिर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया, इनिशियली इसका मास एम नॉट मान लेते हैं, एम नॉट है। पूछा इफ ए कांस्टेंट फोर्स is acting on the cart या फिर बस, जो भी बोलो, which starts moving, मतलब कि जस्ट t इज इक्वल टू 0 पे लगना स्टार्ट किया है, ठीक है। सैंड इज dropping on the cart at the rate of mu kg per second, mu kg पर सेकेंड, म्यू kg पर सेकेंड से ये नीचे की डायरेक्शन में गिरते जा रहा है, म्यू kg पर सेकेंड। तो पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्व करो इसको। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड बोलो, बात एक ही है। तो किसी भी टाइम टी पे मैं इसकी स्पीड की बात करता हूँ, ठीक है। तो एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे ये जो कार्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, इस पे सैंड गिर चुका होगा, और ये आगे की डायरेक्शन में जा रहा होगा। और क्योंकि इस पे सैंड गिरते जा रहा है तो कुछ मास आ चुका होगा इसके पास। कितना मास आ चुका होगा, डीएम मास, और ये डीएम मास कितना होगा, म्यू इंटू टी, बराबर। और इस इंस्टेंट में मैं इसकी वेलोसिटी v एज्यूम कर लेता हूँ और सैंड कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है इस पर। लास्ट केस के जैसा ही अगर मैं इसके ऊपर बैठ करके देखूंगा तो थ्रस्ट फोर्स जो है इस पर पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, एफ थ्रस्ट, और इस पे थ्रस्ट फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है, आगे की डायरेक्शन में इस पे कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है। इसका इनिशियल मास कितना था, एम नॉट। डीएम नहीं लिख करके छोटा सा मैं मास दिखाना चाहता था, तो म्यू इंटू टी उससे मुझे डिनोट करना था इसको। अब देखो इस इंस्टेंट पे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ मैं। तो दिस एफ इज इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी, ये लिखा जा सकता है। और दिस एफ क्या है, ये नेट फोर्स है। तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, कैपिटल एफ माइनस ऑफ थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू, इस इंस्टेंट पे मास कितना है, क्योंकि मास भी हमारा चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। तो इस इंस्टेंट पे मास है एम नॉट प्लस ऑफ म्यू इंटू टी, और साथ में आएगा डी वी बाय डी टी, सही है क्या। अब थ्रस्ट फोर्स कितना होगा, थ्रस्ट फोर्स विल बी म्यू इंटू वी, क्योंकि इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी v है तो v रिलेटिव भी v होगा, इज इक्वल्स टू एम नॉट प्लस म्यू टी
dv बाय dt। अब क्या करना है हमें, अब इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो भी वेलोसिटी वाला टर्म है एक तरफ लेके आओ, टाइम वाला एक तरफ, आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय एम नॉट प्लस म्यू टी इज इक्वल्स टू dv डिवाइडेड बाय एफ माइनस ऑफ म्यू वी। देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, एम नॉट कांस्टेंट है, कैपिटल एफ कांस्टेंट है और म्यू कांस्टेंट है। इसको इंटीग्रेट करना है। जब टाइम ज़ीरो था तो उस समय वेलोसिटी या स्पीड कितना था, ज़ीरो, और जब टाइम टी होगा उस समय स्पीड होगा v। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, ln एम नॉट प्लस म्यू टी लिमिट फ्रॉम ज़ीरो से टी और 1/μ बाहर निकल कर के आएगा, और इस तरफ कितना आ जाएगा, -1/μ बाहर निकलेगा, और ln एफ माइनस म्यू वी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से लेकर के v। और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट तो कर दिया है मैंने। अब इसमें जस्ट वैल्यू वगैरह पुट कर लेंगे, और वैल्यूज़ वगैरह पुट करने के बाद सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद हमारा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। ठीक है, क्या पूरा सॉल्व करूँ क्या, टाइम क्यों वेस्ट करें। समझ में आ गया सबको या नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे था कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू उस समय का मास इनटू dv बाई dt हम लोग लगा सकते हैं। तो ये हम लोग हमेशा करते हैं, इवन हमारा मास वेरिएबल हो तो भी, लेकिन उस इंस्टेंट पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला अप्लाई करा। नेक्स्ट रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम देखते हैं हम लोग। तो रॉकेट में हम लोग डेरिवेशन नहीं करने जा रहे हैं, बस मैं बता दे रहा हूँ कि अगर सपोज़ ये रॉकेट है और ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया ये, तो दिस इज़ इनिशियल कंडीशन। और क्योंकि गैस कंटिन्यूसली से बाहर निकल रहा है स्पीड से, तो कुछ टाइम के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी v। तो इसकी स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगी वो हम लोग देखना चाहते हैं। और क्योंकि इसके अंदर फ्यूल होगा, यहाँ पे फ्यूल और यहाँ पे फ्यूल इनिशियल टाइम पे और फाइनल टाइम पे डिफरेंट होगा, क्योंकि मासेस भी इसके क्या हो रहे होंगे, कम होते जा रहे होंगे कंटिन्यूसली। तो हमारा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, v इज इक्वल्स टू u माइनस ऑफ जी टी प्लस v रिलेटिव ln m naught by m। m naught is the initial mass and m is the final mass। ठीक है, ये हमारा इनिशियल मास और ये हमारा फाइनल मास। इसमें u क्या चीज़ है, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। अगर रॉकेट t इज इक्वल्स टू ज़ीरो से ही u से स्टार्ट हुआ है तो जनरली ये ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो एक बेसिक सा चीज़ है। क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा जाए कि एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है और ग्रेविटी फ्री स्पेस में रॉकेट स्टार्ट हुआ मूव करना, ठीक है, u इज इक्वल्स टू ज़ीरो से स्टार्ट हुआ मूव करना। जो फ्यूल का मास है, मास ऑफ द फ्यूल इज हाफ ऑफ टोटल मास। तो पूछा गया फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड, इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। अगर जो रॉकेट है कैपेबल है 10 kg पर सेकेंड से मास को इजेक्ट करने में, और
with the relative velocity of 200 मीटर पर सेकेंड। आंसर तो आया क्या आंसर? चलो सॉल्व करते हैं। देखो बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया, फार्मूला हमें पता है, v इज इक्वल्स टू यू माइनस ऑफ जी टी प्लस वी रिलेटिव एल एन एम नॉट बाय एम। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। वी रिलेटिव एल एन एम नॉट बाय एम, एम नॉट कितना हो जाएगा? इनिशियल मास और फाइनल मास। ये इसका मैक्सिमम स्पीड तब होगा जब सारा का सारा फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा। उससे पहले तो मैक्सिमम स्पीड आने वाला है नहीं, है ना। तो जब पूरा का पूरा हाँ फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा तो मास बचेगा कितना? बोल रखा है कि जितना मास इनिशियल था उसका आधा मास फ्यूल का है, तो बचेगा एम नॉट बाई टू, कैंसिल आउट हो जाएगा। वी रिलेटिव कितना दिया गया है, डेट इज़ 200 ln 2। ये हो जाएगा मैक्सिमम स्पीड ऑफ द रॉकेट। आ गया आंसर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करो तुम लोग। सर जीटी को जीरो कैसे ले सर बोलो बोलो बोलो, क्या क्वेश्चन है? जीटी सर को वो आपने m/2 क्यों लिया फिर रॉकेट का मास, और 2m/3 बाकी होगा ना। क्या बोल रखा है, मास ऑफ द फ्यूल इज हाफ ऑफ टोटल मास। अगर मैं टोटल मास m मानूँ, हाँ सर समझा सर। दूसरा क्या पूछ रहे थे? जीटी को जीरो क्यों ले लिया? कौन जीटी को? ग्रेविटी फ्री स्पेस बोला था ना मैंने, ग्रेविटी, ओके सर। बराबर। चलो अब अर्थ की बात कर लेते हैं। ये हमारा अर्थ, और अर्थ के ऊपर इस रॉकेट को जस्ट लिफ्ट कराना है, ठीक है। ऐसा है, ऐसा, ठीक है, जस्ट लिफ्ट कराना है। तो इस रॉकेट का मास दे रखा है 1000 kg, 10,000 kg मान लो, और बोला गया कि जिस रेट से मास को इजेक्ट कर सकता है वो दे रखा है 10 kg पर सेकेंड। तो पूछा गया मिनिमम कितने रिलेटिव वेलोसिटी से इस गैस को इजेक्ट करना चाहिए ताकि ये लिफ्ट हो जाए। जस्ट टू लिफ्ट द रॉकेट, व्हाट शुड बी द मिनिमम रिलेटिव वेलोसिटी विथ विच मास शुड बी इजेक्टेड। करो, सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितना मिनिमम रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए। तो सिंपल सा चीज़, अगर इस रॉकेट को लिफ्ट होना है तो इस पे थ्रस्ट फोर्स जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, और नीचे की डायरेक्शन में जो लग रहा है वो एम है। जब थ्रस्ट फोर्स एम से बड़ा हो जाएगा तो रॉकेट लिफ्ट हो जाएगा। तो दिस एफ थ्रस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम और थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू कितना होता है, वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी। नेगेटिव साइन को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि वो तो डायरेक्शन को बताता है बस। तो यह जगह वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी
डी एम बाई डी टी क्या है हमारा, म्यू, और म्यू हमारा दे रखा है इज इक्वल्स टू एम जी। जस्ट एक लिमिटिंग वैल्यू निकालना है मुझे, तो वी रिलेटिव निकालना है। डी एम बाई डी टी इज़ म्यू विच इज़ 10 kg पर सेकेंड है, मास दे रखा है 10,000 इंटू जी डेट इज़ 10, तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर से वी रिलेटिव कितना आ जाएगा 10,000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है क्या, ये हमारा हाँ आंसर आएगा। यस सर। चलो तो मैं इसी क्वेश्चन में एक और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देता हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स तो आता ही होगा। हाँ सर। यस सर। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये टैंक है और ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, और ये एक आर्म है जो कि कुछ इस तरीके से निकल गया है, और पाइप है, और इस तरफ भी पाइप है, और ये हाइट दे रखा है h। तो ये पाइप का अपोजिट डायरेक्शन में किस तरीके से बताऊं, अगर ये सिलेंडर इस तरीके से होगा तो इधर से पाइप निकलेगा इस डायरेक्शन में, 3D में नहीं बन पा रहा। मान लो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है, तो इसका जो पाइप का डायरेक्शन है ये माइनस z डायरेक्शन में है, और इस पाइप का जो डायरेक्शन है ये प्लस z डायरेक्शन में है। ठीक है, ये ऐसा है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करने लगेगा, बराबर। तो पूछा गया कि इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क कितना होगा, तुम तो बस इतना ही निकालो, फाइंड नेट टॉर्क अबाउट द एक्सिस, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है डेट इज़ स्मॉल है, पाइप का डेंसिटी दे रखा है रो, लिक्विड की डेंसिटी रो दे रखा है, और ये पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया ये दे रखा है, और ये रेडियस आर दे रखा है, और ये लेंथ भी आर है। चलो सॉल्व करके बताओ। तो मुझे क्या निकालना है, इसमें भी थ्रस्ट फोर्स का क्वेश्चन, ये थ्रस्ट फोर्स का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए भी सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि इस पे फोर्स कितना लगेगा, थ्रस्ट फोर्स, और वो थ्रस्ट फोर्स निकल जाएगा तो फिर मैं टॉर्क निकाल सकता हूँ। एक सिंपल सा चीज़ बताओ, तुम लोगों ने कभी भी गार्डन में अगर पाइप देखा होगा, खैर यहाँ पे तो गार्डन वगैरह तो भूल ही जाओ, तो पाइप को अगर हम लोग इस तरीके से रख देते हैं और ये ऑन रहता है, काफ़ी ज़्यादा फोर्स में पानी बाहर निकलता है, तो ये पाइप जो है वो ऐसे ऐसे होने लग जाता है। देखा है कभी? हाँ यस सर। है ना? सर। यस सर। क्यों होने लग जाता है? पानी तो बाहर निकल रहा है इससे, क्योंकि ये जो पानी है ये dm/dt है, मास किसी पर्टिकुलर रेट से बाहर निकल रहा है, और ये जो पाइप है इस पाइप के ऊपर थ्रस्ट फोर्स लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में, और ये थ्रस्ट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये पाइप पे फोर्स लगा ऐसा, जब वो पाइप यहाँ पे आएगा तो इधर फोर्स लगेगा, तो इसीलिए इस तरीके से मोशन करने लग जाता है, डांस करने लग जाता है, जो भी बोलो। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, क्योंकि पाइप हमारा रिजिड है तो उससे पानी बाहर निकलेगा, और वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। पहला चीज़ तो ये कि अगर ये h हाइट पे है तो h हाइट पे पानी जो बाहर निकलता है वो कितने रेट से बाहर निकलता है, मतलब कितने स्पीड से निकलता है, टू जी है। रूट अंडर ऑफ 2gh, तो रूट अंडर ऑफ 2gh से पानी बाहर निकलेगा। अब क्या करा है तुमने, उसको बेंड कर दिया है, तो बेंड कर दिया कुछ इस तरीके से, बराबर। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैं इसके ऊपर जाके खड़ा हो गया, तो मैं देख रहा हूँ कि मास हमारा घट रहा है कंटिन्यूसली, और v रिलेटिव इस डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और मास घट रहा है।
तो अपोजिट डायरेक्शन में इस पे थ्रस्ट फोर्स लगेगा, तो थ्रस्ट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और थ्रस्ट फोर्स होगा कितना, थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू वी रिलेटिव डी एम बाय डी टी। ध्यान देना यहाँ पे मेरा थ्रस्ट फोर्स जो निकलेगा उसको याद रखना एज ए फॉर्मूला। तो वी रिलेटिव तो वी हो जाएगा विच इज़ दिस थिंग, और डी एम बाई डी टी कितना होगा, किसी भी पाइप से किस रेट से पानी निकल रहा है मुझे वो निकालना है। मान लो कि इतना सा पानी बाहर निकल गया डी टी टाइम में, डी टी टाइम में इतना पानी बाहर निकल गया, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। लेंथ इसका हो जाएगा वी डी टी, है ना, वॉल्यूम को कैपिटल वी से डिनोट कर लेता हूँ। वी डी टी हो जाएगा लेंथ, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ए बोला है, तो ए वी डी टी, सही है क्या। और मास Mass. कितना हो जाएगा, मास विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो दिस विल बी इक्वल्स टू रो ए वी डी टी। और यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, डी एम बाई डी टी, सो डी एम इज रो ए वी डी टी डिवाइडेड बाय डी टी, डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ थ्रस्ट कितना निकला, रो ए वी स्क्वायर। इसे हम लोग को याद रखना है कि थ्रस्ट फोर्स इतना निकलता है। तो ये हमारा थ्रस्ट फोर्स है, अब हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। पाइप इस तरीके से दिया गया और ये पाइप ऐसे करके दिया गया, तो थ्रस्ट फोर्स एक इधर लग रहा है और एक थ्रस्ट फोर्स इधर लग रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है। टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कपल फोर्स है, कपल फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो कपल फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4R. ये 2r और वो 2r, दैट इज 4r। और एफ थ्रस्ट का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, रो ए वी स्क्वायर इंटू 4r, और अब इस जगह पे मैं v का भी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, रो ए रूट अंडर ऑफ 2gh, 2gh इंटू 4r। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, दिस इज द नेट टॉर्क। ये टॉर्क भी टाइम के साथ वेरी करेगा ना? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि इसका हाइट कम होते जाएगा तो टाइम के साथ वेरी करते जाएगा। यहाँ पे h दिया गया है ना, क्योंकि h हमारा वेरी कर रहा है, तो मैंने टॉर्क उस इंस्टेंट पे निकालने के लिए बोला था। क्लियर है क्या। Yes, sir. चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक ये एरोडोव एससीवी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक चेन दिया गया है, रस्सी मान लो, रोप मान लो, या चेन मान लो, जो भी है, इसको इस तरीके से वर्टिकल रखा गया था, बराबर, बिल्कुल वर्टिकल है, बिल्कुल वर्टिकल, और वेइंग मशीन के ऊपर रखा गया। ये वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन के ऊपर रखा गया, और इसका लेंथ L मान लेते हैं हम लोग, और इसका मास M एज्यूम कर लेते हैं, और इस इंस्टेंट पे इसे रिलीज कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिलीज करूँगा तो ये चेन गिरेगा जा करके इसके ऊपर, है ना, और इसके ऊपर जा करके गिरेगा, तो फिर वेइंग मशीन कुछ रीडिंग शो करेगा। तो पूछा गया फाइंड द रीडिंग ऑफ द weighing machine as a function of x, where x is the distance from weighing machine। सॉल्व करो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका जो मास है वो कैपिटल M कर लेते हैं हम लोग, और लेंथ कैपिटल है, ठीक है।
मास कैपिटल एम एंड लेंथ है कैपिटल एम। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो मैंने क्या बताया, इसमें कभी कभी क्वेश्चन में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी पूछा जाता है कि टाइम के साथ वेइंग मशीन का रीडिंग किस तरीके से चेंज हो रहा होगा वो बता दो, या फिर एक्स के साथ बता दो। तो दोनों में से कुछ भी पूछा जाता है, हम लोग दोनों आंसर इसमें निकालेंगे क्या हो रहा है। तो ये हमारा वेइंग मशीन है और वेइंग मशीन पे ये गिर रहा है मान लो। ये वेइंग मशीन है और वेइंग मशीन के ऊपर ये फॉल हो रहा है। जब ये फॉल हो रहा होगा तो हमें एज्यूम करना है कि ये हिप फॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब ढेर नहीं बना रहा है, अदरवाइज हाइट वगैरह चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वेइंग मशीन होगा उस वेइंग मशीन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। चेन जब गिर रहा होगा तो वेइंग मशीन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वेइंग मशीन मेज़र क्या करता है, ऑलवेज नॉर्मल को मेज़र करता है। तो वेइंग मशीन पे जो नॉर्मल लग रहा होगा उसे वो मेज़र करेगा। अब देखो नॉर्मल जो है वो दो तरीके का इसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है। अगर तुम ध्यान दो तो एक मास तो वो होगा जो हिप बना करके रखा है, हिप नहीं मतलब कि जो भी मास नीचे आ चुका होगा वो मास नीचे की डायरेक्शन में mg फोर्स लगा रहा होगा। और अगर कोई भी मास v वेलोसिटी से इसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है तो उसके इम्पैक्ट के कारण से भी एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा जिसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक नॉर्मल mg के कारण से, और ये दूसरा नॉर्मल होगा ये थ्रस्ट फोर्स के कारण से। तो मुझे ये दोनों नॉर्मल निकालना है और उन दोनों को ऐड करना है। अगर तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये x डिस्टेंस ऊपर से x डिस्टेंस लिया है मैंने अभी इस बार। ठीक है, ऊपर से x डिस्टेंस गिर चुका है। ये क्या हो गया इसका, ऊपर से ये x डिस्टेंस गिर चुका है और अब कितना लेंथ बचा हुआ है, l माइनस ऑफ x लेंथ बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो मास आया वो कितना होगा, देखो इसका मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा से अगर मैं उसको डिनोट करूं तो डेट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M बाय L। सो m डैश विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एक्स, क्योंकि x लेंथ का मास नीचे अभी वेइंग मशीन पे होगा। तो n1 हमारा निकल गया, n1 इज इक्वल्स टू m डैश इंटू जी विच इज इक्वल्स टू m डैश कितना, लैम्डा इंटू एक्स, और लैम्डा का वैल्यू है हमारा दिस मच। तो ये n1 निकला है। अब मुझे निकालना है n2। ठीक है, तो ये जब इम्पैक्ट करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा। तो ये थ्रस्ट फोर्स कितना होगा, थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू v रिलेटिव dm बाई dt। अब वापस से देखते हैं v रिलेटिव कितना होगा। अगर ये x डिस्टेंस नीचे गिर चुका है तो x डिस्टेंस नीचे गिरने के बाद इस सभी चेन के पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो रूट अंडर ऑफ 2gx होगी, आया ना। तो यहाँ पे आ जाएगा v रिलेटिव उतना ही। अब dm बाई dt कितना हो जाएगा, अगर मैं मान लो कि dt टाइम में कितना मास स्ट्राइक किया तो कितना लेंथ नीचे गिर जाएगा वो v dt बराबर। तो मास कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू v dt डिवाइड बाय dt, dt dt कैंसिल आउट हो जाएगा
और ये हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू लैम्डा। देख लो कहीं मिस्टेक नहीं करा है, लैम्डा वी डी टी, हाँ सही है। तो वी स्क्वायर इंटू लैम्डा, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2gx और लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल M बाय L। सो दिस इज एफ थ्रस्ट और यही है हमारा N2। तो मुझे टोटल डीएम बाई डी टी निकालना आपने। क्या बोल रहे हो? सर वो डीएम कैसे मतलब बताया आपने? ये डीएम ना, डीएम मास कितना लिखूंगा मैं, बोलो? लेंथ इनटू सॉरी लैम्डा, है कि नहीं? हाँ हाँ और लेंथ है कितना वी डी टी। अभी पीछे वाला क्वेश्चन करा था ना वाटर वाले केस में, डी टी हाँ टाइम में यस कितना सर। लेंथ आया, तो हाँ इसका सर हाँ। वैल्यू पुट कर लो वी डी टी इंटू लैम्डा, वही मैंने यहाँ पे पुट किया, बराबर है। तो अब यहाँ पे जो वेइंग मशीन का रीडिंग होगा वो रीडिंग कितना हो जाएगा, रीडिंग विल बी इक्वल्स टू N1 प्लस ऑफ N2 दैट इज इक्वल्स टू N1 का वैल्यू MGL मतलब 3 M कैपिटल M है 3 कैपिटल MGX divided by L, this will be the reading। समझ में आया क्या? अब देखो x कहाँ से मांगा है हम लोग को क्वेश्चन में, वेइंग मशीन से, वेइंग मशीन से। तो मुझे x को रिप्लेस कर लेना पड़ेगा बस। x को कितना लिखना पड़ेगा, ये वाला x लिखना होगा, इससे मुझे x मानना है। तो इसे क्या लिख लेना है मुझे, L माइनस ऑफ x। तो रीडिंग का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा जो मांगा है 3m L माइनस ऑफ x इंटू जी डिवाइडेड बाय L, ये आएगा आंसर। अब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखते हैं। तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो निकालना काफ़ी आसान है कि x डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर लेगा। तो हम लोग देख सकते हैं एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से फ्री फॉल हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर एंड दिस इज x, वैल्यू को पुट कर लेंगे तो रीडिंग आ जाएगा 3m जी बाय L इंटू एक्स का वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर सेंटर ऑफ मास कंप्लीटली ख़त्म। और ये भी आई थिंक यूरोडोव का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि एक सरफेस है और ये एक ब्लॉक है जो इस डायरेक्शन में आ रहा था, जिसका मास m है और वेलोसिटी v था, और थीटा एंगल पे जा कर के ये स्ट्राइक किया। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें म्यू दे दिया गया है, और जो सरफेस है उस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दे दिया गया है। तो इसमें दोनों चीज़ दिया गया है और बोला गया कि नेगलेक्ट करना है इसमें रोटेशनल इफेक्ट, नेगलेक्ट रोटेशनल इफेक्ट। देन फाइंड the final velocity of the block। सॉल्व करो इसको। देखो तो इसमें हमें फ्रिक्शन दे दिया गया है। फ्रिक्शन वैसे जनरली क्वेश्चन में दिया नहीं जाता है, तो फ्रिक्शन दिया गया है तो मुझे फ्रिक्शन के कारण से भी वेलोसिटी में कितना चेंज होगा वो निकालना है।
और ये हमारा ऑब्लिक कोलिजन। तो मैं दो इसमें इनिशियल और फाइनल बनाता हूँ। इनिशियली जब वो इम्पैक्ट करेगा तो उस समय इसकी स्पीड क्या होगी या फिर वेलोसिटी जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और इसका डायरेक्शन जो है वो ऐसा है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो एक डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में विच इज़ कितना माना था हमने, v माना था। तो इधर आ जाएगा v साइन थीटा और इधर आ जाएगा v कॉस थीटा। जब ये टक्कर खाएगा तो टक्कर खाने के बाद जब बॉल आएगा तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी जो होगी वो e टाइम्स हो जाएगी, विच विल बी e टाइम्स ऑफ v कॉस थीटा। ये हम लोग शॉर्ट ट्रिक से पहले ही जानते थे। और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर जो बोल रहे होंगे कि अनअफेक्टेड रहेगा, इस बार नहीं रहेगा। क्यों अनअफेक्टेड नहीं रहेगा? क्योंकि जैसे ही वो जाकर के टक्कर खाएगा इम्पैक्ट के टाइम पे फ्रिक्शन इस पे पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। तो पहले फ्रिक्शन नहीं था, पहले फ्रिक्शन नहीं लगता था, हम लोग फ्रिक्शनलेस सरफेस एज्यूम करते थे। अब फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा तो उसके कारण से इसकी स्पीड चेंज होगी। इनिशियली स्पीड कितनी थी इसकी, v साइन थीटा, और फाइनल कितनी हो जाएगी वो मुझे निकालना है। तो इसको मैं vx एज्यूम कर लेता हूँ। और क्योंकि फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, म्यू इंटू एन। अब जिस समय इम्पैक्ट किया, इम्पैक्ट के टाइम पे नॉर्मल इस पे लगा, और जब नॉर्मल लगा तो इम्पल्स मैं ऐसे ही बोलूँगा कि इम्पल्सिव फोर्स एन डी टी इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स मोमेंटम। तो वो कितना हो जाएगा, और ऑफ कोर्स नॉर्मल जो लगा है अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करता हूँ, इस डायरेक्शन को नेगेटिव एज्यूम करता हूँ, तो नॉर्मल लगा है इस पे ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव होगा। एन डी टी इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस ऑफ पी इनिशियल। पी फाइनल कितना हो जाएगा, दिस थिंग विच इज एम ई वी कॉस थीटा, और इनिशियल कितना हो जाएगा, ये माइनस है नेगेटिव डायरेक्शन और ये v, तो माइनस ऑफ माइनस एम वी कॉस थीटा। सो दिस इज इंटीग्रेशन एन डी टी मिल रहा है हमें। तो कितना आ जाएगा, विल बी इक्वल्स टू, ऐड कर लेंगे सिंपल सा, एम वी कॉस थीटा प्लस ऑफ एम ई एम वी कॉस थीटा, ये इंटीग्रेशन एन डी टी हुआ। अब मैं इस जगह पे आता हूँ, ये वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट में क्या होगा, इस वाले पार्ट में इस पे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन इस बार इम्पल्सिव फोर्स है, फ्रिक्शन इम्पल्सिव फोर्स है। और फ्रिक्शन क्या करेगा, मोमेंटम में चेंज करेगा। तो दिस विल बी डेल्टा पी इन एक्स डायरेक्शन विच इज़ पी फाइनल माइनस ऑफ पी इनिशियल। इस वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव एज्यूम कर लेता हूँ, है ना। तो ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी वी एक्स। इनिशियल कितना था, v साइन थीटा, v साइन थीटा। चलो पुट कर लेते हैं यहाँ पे, फाइनल कितना, दैट इज m वी एक्स, और इनिशियल कितना m v साइन थीटा, और इम्पल्सिव फोर्स पीछे तो माइनस साइन देना पड़ेगा। और फ्रिक्शन को मैं लिखूँगा कैसे, फ्रिक्शन इज़ बेसिकली म्यू इंटू एन। तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन डी टी। म्यू कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, एन डी टी, और ये एन डी टी का वैल्यू हमें पता है, तो उसका वैल्यू उठा करके इस जगह पे पुट कर लो। ये हो जाएगा एम वी कॉस थीटा प्लस ई एम वी कॉस थीटा। अच्छा माइनस साइन नहीं दिया, माइनस साइन देना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन जो है
नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, इज इक्वल्स टू एम वी एक्स माइनस ऑफ एम वी साइन थीटा। तो एम एम कैंसिल आउट कर लो हर एक जगह से, एम कैंसिल आउट हो गया। सो वी एक्स इस डायरेक्शन में सिर्फ वी एक्स बचा है, वी एक्स विल बी इक्वल्स टू वी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू, जो चीज़ कॉमन आ सकता है बाहर निकाल लो, वी कॉस थीटा एंड 1 प्लस ऑफ, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है क्या? बोलो सर माइनस क्यों लिया आपने? वो तो फ्रिक्शन के वैल्यू था ना, म्यू एन। फ्रिक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव लिया। देखो जब हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम करा, उसी समय ये डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव। और क्योंकि फ्रिक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे इसको माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा। मोमेंटम ये चीज़ तो इस तरीके से होता है ना, बात समझ में हाँ आई सर, क्या? हाँ। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरीके से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब इस पे बेस तुम्हारा टेंशन वेंशन का भी जो होगा वो भी इसी तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर ये सेंटर ऑफ मास हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आरबीडी, और फिर उसमें देखते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, उसका भी वेटेज काफ़ी अच्छा है। और होमवर्क के लिए HCV मैं तुम लोग को ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, उसमें से चेक कर लेना, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।